हेलो प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल नमीरा क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। यानी कि मान लीजिए यही आपका प्रश्न पत्र है आपका, जो आपको एग्जाम हॉल में मिला है और इस 100 में से आपको 50 मार्क्स लाना है। तो 50 मार्क्स मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा बच्चों, कि बोर्ड परीक्षा में 50 अंक आसानी से आप ला सकते हैं। इसके बाद बाकी रहा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, तो सब्जेक्टिव का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो 100% है, आपको 90 प्लस मार्क्स आ जाएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या है बच्चों, मैथ में रिवीजन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। आइए मेरे साथ लग जाइए बिना किसी समय गंवाए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम काफ़ी निकट आ चुका है। यानी कि एग्जाम आप लोग का कल है 14 तारीख को, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पूछ रहा है हमको, और हमको दिया है रूट के अंदर दिया है सबको। तो रूट नाइन को देखेंगे बच्चों, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। तो पता चला कि हमको 3 बाहर निकल जाएगा। 3 एक परिमेय संख्या है तो नहीं होगा। रूट आठ को देखते हैं, तो हम लोग अगर इसका गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो 2 गुना 2 गुना 2 इस प्रकार से होगा। तो हमारा कितना जोड़ा कितना निकला, 2 का 3, यानी कि 3 टोटल 2 आया, तो हमारा एक जोड़ा निकल जाएगा बाहर और एक रूट के अंदर रह जाएगा। अब देखिए एक रूट के अंदर रह गया, यानी कि यहाँ पर आया संख्या 2√2, और 2 जो होता है बच्चों ये आपका अपरिमेय संख्या है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले जो है ऑप्शंस को नहीं देखेंगे, जहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर जहाँ पर अगर थोड़ा सस्पेंशन वाला हो, पूरा का पूरा आपको ऑप्शन पढ़ना है, चारों का चारों ऑप्शन पढ़ना है। पहला प्रश्न, दूसरा नंबर का प्रश्न है 6x-21 का शून्यक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6x-21 ये किस प्रकार का बहुपद है। रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पूछा जाता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि ये x का जो पावर होगा, x का पावर अगर 1 होगा तो मुख्य रूप से वो क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका रैखिक बहुपद। और x का पावर यानी कि x का घात 1 तो रैखिक बहुपद, x का घात 2 तो द्विघाती बहुपद, x का घात 3 तो तीन त्रिघाती बहुपद। एक प्रश्न आपको यहाँ से आ जाएगा। हमको पूछ रहा है शून्यक। शून्यक किसको बोलते हैं, उस बहुपद में उपस्थित x यानी कि जो चर होता है उसका मान निकालेंगे, वही उसका शून्यक हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग उस दिए हुए बहुपद को किससे तुलना करते हैं, 0 से। तो यहाँ पर 0 कर देंगे। अब यहाँ पर कर देते बच्चों, x का वैल्यू निकालना, तो 6x इस पार रखेंगे, 21 को उस पार भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस हमारा 21 हो गया। अच्छा यहाँ से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 साते 21 कट गया। हमारा x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 7, और ये 2 नीचे जाएगा तो इधर बटे हो जाएगा, यानी कि भाग में। तो x बराबर 7/2। 7/2 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर का प्रश्न है, यदि यहाँ पर दिया हुआ है बहुपद x² - 10x + 25 का घात होगा। तो यहाँ पर आपको बहुपद दिया हुआ है x² - 10x + 25। सिर्फ आपको यहाँ पर बहकाने के लिए दिया हुआ है, लेकिन प्रश्न काफी सिंपल है। सिर्फ आपको पूछ रहा है कि घात कितना होगा। मैं आपको क्या बोला घात के बारे में, कि उस बहुपद में उपस्थित जो चर का जो सबसे अधिकतम पावर होगा, जो घात होगा, वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। अब यहाँ पर सही से देखेंगे, x² - 10x + 25 इस बहुपद में मुख्य रूप से चर कौन है, यानी कि जिसका मान बदलता हो। x है, 100% x है। अच्छा x का अधिकतम मान कितना है, एक जगह x का पावर 2 है, एक जगह x का पावर 1 है। तो हमारा पता चला कि x का पावर 2 यहाँ पर अधिकतम है, तो हमारा जो बहुपद है ये आपका द्विघाती बहुपद है, यानी कि इसका घात 2 होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा आपको पूछा जाता है बच्चों बार बार कि इसका शून्य कितने होंगे, तो आपको याद रखना चाहिए कि जितना उसका घात होगा उतना उसका शून्य होगा। ठीक है, जितना घात उतना शून्य। तो ये द्विघाती बहुपद, तो इसका शून्य कितना, 2। अगर त्रिघाती बहुपद रहेगा तो शून्य कितना, 3। रैखिक बहुपद रहेगा तो शून्य 1। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में, यानी कि कौन कौन सा प्रश्न इस यहाँ से बन सकता है बच्चों, वो भी मैं बताते जाऊंगा। आप लोग को ध्यान रखना है, और आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कमेंट बॉक्स में एक तरफ से सारे का सारा आंसर करते जाना है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, आपको बताना है द्विघात समीकरण इन चारों में से कौन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी द्विघात समीकरण हो या द्विघात बहुपद हो, उसका जो चर का जो वैल्यू होता है, यानी कि x y z, उसका जो पावर होगा वो कभी भी जो है मुख्य रूप से 1/2 इस प्रकार से नहीं होगा, या x का पावर -2 इस प्रकार से नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हमेशा कैसी होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या, x का पावर पूर्ण संख्या। कैसी संख्या, x का पावर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, 0 से शुरू होकर के जाने वाली संख्या, 0 1 2 3 4। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी बहुपद का जो चर का जो वैल्यू होता है x, उसका घात कैसा होना चाहिए, कैसी संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, इस प्रकार से। तो पूर्ण संख्या याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब चेक कर लेते हैं चारों ऑप्शन को। तो यहाँ पर अगर देखेंगे बच्चों ऑप्शन ए में, तो देखिए x जो है √x है, और रूट के अंडर x जो होगा मतलब कि x का पावर 1/2 जो पूर्ण संख्या नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, तो x - 1 का होल क्यूब बराबर x² है।
यानी कि इधर क्या है एक्स का x-1 का होल क्यूब। और अगर क्यूब को करते हैं बच्चों तो एक्स क्यूब, यानी कि हम लोग जानते हैं a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ab, इस प्रकार से होगा। तो हम लोग का a क्यूब यानी कि क्यूब में आ रहा है, यानी कि क्यूब में आएगा, मतलब हमको पता ये चला कि ये आपका त्रिघाती बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो त्रिघाती हो जाएगा। हमको पूछ रहा है कितना द्विघाती समीकरण, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है तीसरा सी ऑप्शन में कि x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू x+1। आप यहाँ से सही से देखेंगे तो इधर है x+1 का होल स्क्वायर और इधर है 2 इंटू x+1, यानी कि हमको पता चलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर मतलब कि पावर कितना आ गया 2 आ गया, तो x का घात 2 आ गया, मतलब कि ये द्विघाती समीकरण है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो m स्क्वायर n स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। काफी सिंपल प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, इसी प्रकार का प्रश्न बार बार दिया जाता है। तो कोई भी आपको, मैं पहले भी बोला बच्चों, किसी भी दो संख्या का यदि आपको क्या पूछे, यदि आपको महत्तम समापवर्तक पूछे, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दोनों संख्या को उतार लेना है। उतार लिया दोनों संख्या, कौन सी संख्या है, m क्यूब n स्क्वायर, m क्यूब n स्क्वायर, उसके बाद दूसरी संख्या है m स्क्वायर n स्क्वायर, निकाल लिए। अब दोनों को लिख करके क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए जानते हैं आप लोग, इसको मतलब कि छोटा भाग में तोड़ देंगे। जैसे m क्यूब n स्क्वायर को कैसे करेंगे, तो m क्यूब को हम लोग कर देते हैं क्या, m गुना m तीन बार कर सकते हैं, तो हम लोग m गुना m कर देते हैं। और जो है n स्क्वायर को कैसे करेंगे बच्चों, n गुना n, है ना। और उसी प्रकार से m स्क्वायर n स्क्वायर का कर देते हैं, यानी कि दूसरी जो संख्या है, तो m स्क्वायर का कितना होगा, m गुना m स्क्वायर कितना होगा, m गुना m, और गुना में n स्क्वायर का कितना होगा बच्चों, n गुना n। अब देखिए सही से ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पर कौन कौन कॉमन आ रहा है, देखिए एक m यहाँ पर, एक यानी कि m कॉमन आ गया एगो। अच्छा, एक यहाँ m है, फिर यहाँ पर एक m, दो m कॉमन आ गया, पता चला कि m गुना m कॉमन आ गया हमको। अच्छा, n कितना कॉमन आ रहा है, तो ऊपर में देखेंगे तो 2n है, ऊपर में कितना n है 2n, और नीचे भी 2n, तो यानी कि दोनों n कॉमन आ जाएगा, मतलब कि n गुना n स्क्वायर। तो हमारा पता चला कि m गुना m आया कॉमन और n गुना n, तो m गुना m स्क्वायर और n गुना n स्क्वायर, तो m स्क्वायर n स्क्वायर हमारा इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चों, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, m स्क्वायर n स्क्वायर। अगला प्रश्न है यदि a और 18 का लघुत्तम समापवर्तक, काफी इंपॉर्टेंट है, वीवाई लगा दीजिए, एक प्रश्न आपको 100% यहाँ से आएगा तो आएगा, ठीक है। इस प्रकार का एक प्रश्न, बस सिर्फ आप यहाँ पर सीख जाइए कैसे सॉल्यूशन करना है। बस हो सकता है कि यहाँ पर जो 18 दिया हुआ 18 की जगह 28 दे दे, 32 दे दे, 40 दे दे, लेकिन संख्या बदल सकता है, लेकिन प्रश्न की प्रकृति, प्रश्न का नेचर इसी प्रकार का रहेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं कि यदि a और 18, यानी कि क्या है बच्चों, 18 एक संख्या है और एक संख्या a, यानी कि दो संख्या दिया हुआ है a और 18। अब हमको पूछ रहा है, बता रहा है कि इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम जो दिया हुआ है 36 है, और इन दोनों संख्या का जो महत्तम समापवर्तक एचसीएफ दिया हुआ है वो है आपका 2। तो हमको पूछ रहा है कि जो पहली संख्या है a, इसका वैल्यू कितना होगा। और हम लोग जानते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला याद रखने के लिए, सुपरहिट क्रांति। कौन सा फॉर्मूला मैंने बताया था कि सुपरहिट क्रांति, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये इसको मैंने बताया था आप लोग को, सुपरहिट क्रांति। अब देखिए ए का वैल्यू हमको पूछ रहा है तो रख दिए, बी का मान दिया हुआ है 18, पहली दूसरी संख्या जो था, एलसीएम का मान कितना दिया हुआ था बच्चों, तो एलसीएम का मान 36 था। अच्छा, दूसरी एचसीएफ कितना था, तो एचसीएफ आपका 2 था। अब यहाँ पर सोल्यूशन कर लेंगे आसानी से, काट दीजिए जो जो कटेगा, 18 दूना 36, 2, ए बराबर कितना होगा, 2 गुना 2 4, तो हमारा ए बराबर 4 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दो परिमेय संख्या 2 प्लस रूट 3 तथा 2 माइनस रूट 3 का गुणनफल कितना होगा। काफी सिंपल है, और ये सब प्रश्न थोड़ा सा क्या देता है बच्चों, सस्पेंशन करने वाला। आप लोग जैसे ही देखते हैं 2 प्लस रूट 3, अच्छा 3 आ गया, रूट के अंदर आ गया, तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग प्रोसेस करते नहीं है, बाद में पता चला कि इसका आंसर तो दूसरा होगा। तो इसलिए बच्चों जो भी प्रश्न रहेगा उसका सोल्यूशन कीजिएगा मैथ में। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 100 में से 100 भी दिला सकता है, नहीं तो फिर आपको फेल करा करके आपको मेरिट लिस्ट से बाहर भी निकाल सकता है। तो आप लोग मैथ, मैं आपसे ज़्यादा रिक्वेस्ट करूंगा, मैथ पर 100% फोकस कीजिए। और आपका जो लैंग्वेज पेपर है, चाहे जो जिसका उर्दू है तो उर्दू, जिसका संस्कृत है तो संस्कृत, उस पर खूब अच्छा से फोकस कीजिए बच्चों। और हिंदी तो दोनों के लिए है ही है, तो हिंदी, ये तीनों सब्जेक्ट में मुख्य रूप से क्या मिलने वाला है आपको, 100 में 100 मिलने वाला है। बाकी साइंस और सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा झंझट है बच्चों, क्योंकि साइंस में जो है मैं तो तैयारी कराया हूँ, आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। क्योंकि साइंस में आपको क्वेश्चन कितना रहेगा टोटल, यानी कि कितना अंक, 80 अंक, और सोशल साइंस में 80 अंक। सोशल साइंस में कितना अंक, कितना किताब पढ़ना पड़ता है 80 नंबर के लिए, 80 नंबर के लिए 5 किताब पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी का आपदा प्रबंधन पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा यानी अर्थव्यवस्था, फिर आपको मुख्य रूप से
इतिहास पढ़ना पड़ेगा, फिर राजनीति विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार साइंस के लिए 3 किताब पढ़ना पड़ेगा और हमको अंक कितना मिलेगा 80 अंक। तो इस पर मेहनत है, 20 अंक आपको तो हाई स्कूल की तरफ से मिल जाएगा प्रैक्टिकल में, है ना? तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो अंक प्राप्त करना है बच्चों इस साइड से, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैथ से जो है आसानी से आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं भी था बच्चों, तो मुझे 96 यानी कि 96 अंक प्राप्त हुआ था। अब सोचिए मैथ में आसानी से आप अंक ला सकते हैं। मैथ हुआ, आपका कोई भी लैंग्वेज पेपर हुआ, वो सब में आप आसानी से अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न है आपको यहाँ पर आप करना है गुणनफल। तो 2 + √3 कैसे गुणनफल करेंगे? दोनों का गुणनफल कर देंगे तो 2 - √3। अब हम लोग देखने का प्रयास करें, थोड़ा सा अपना नजरिया बदलिए, थोड़ा सा संख्या को देखिए। ये हो गया मान लीजिए ए, ये हो गया बी, और ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब ध्यान देंगे तो a + b इंटू a - b का फॉर्मूला लग रहा है। तो a + b इंटू a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। a² मतलब कि 2 का स्क्वायर, -b² मतलब कि √3 का स्क्वायर। और मैंने आपको कई बार बोला है कि रूट और जो स्क्वायर होता है ये सास और बहू की तरह रहता है। कैसे? किसकी तरह? सास और बहू। यानी कि एक घर में सास और बहू सही से नहीं रह पाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक घर में रूट और स्क्वायर नहीं रह सकता है। तो रूट और स्क्वायर अपने मन से खत्म हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का 3 बच जाएगा, 4 से 3 चला गया 1। एक हमारा कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, जो कि अपरिमेय नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद x² + x - 20 के शून्यक होंगे। शून्यक निकालने के लिए बोला है। तो शून्यक निकालने के लिए मैं आपको कैसे क्या बताया था बच्चों कि आपको आसानी से इसका गुणन कर देना है ना। x² है तो x² + x - 20 बराबर क्या है बच्चों? शून्यक निकालने के लिए 0 करते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, और इस प्रकार से गुणनखंड करना है बीच वाले का प्लस माइनस करके, ताकि जो है मुख्य रूप से पहला और लास्ट जो दिया हुआ है उसका गुणनफल निकल जाए। यानी x² के साथ कौन है? 1 है, और 1 को कितना से गुना करेंगे बच्चों? 20 से। तो 20 गुना 1 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो हमको x को ऐसा गुना भाग करना है हमको 20 प्राप्त हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे? x² को रहने देंगे और यहाँ कर दिए 5x - 4x। देखिए 5x से 4x चल जाएगा तो x हमको मिल जाएगा, और 5 गुना 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए हमको मिल गया सेम टू सेम। अब हम इसका अभाज्य गुणन कर दिए, आसानी से निकल गया हमारा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? कॉमन लेना शुरू करेंगे। यहाँ पर x² + 5x है तो x कॉमन लेंगे तो x + 5 बचेगा, x + 5 बचेगा। यहाँ पर -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x + 5, 4 5 20 हो जाता है बराबर 0। अब देखिए दोनों को तुलना कर दीजिए 0 से। देखिए बच्चों मैं यहाँ पर आपको सीधा सीधा तुलना करके दिखाता हूँ। x + 5 बराबर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर -5 आ जाएगा, और x - 4 का तुलना करेंगे 0 के साथ तो x बराबर 4 आ जाएगा। यानी कि हमारा दो शून्य का जो मान हो -5 और 4 आ गया। -5 और 4 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो हमारा दिया हुआ है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि किसी द्विघात बहुपद 2x² + 5x - 12 के शून्यक ए और बी हो, अल्फा और बीटा की जगह आपको ए और बी थोड़ा सा माथा घुमाने के लिए देता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी हो तो ए प्लस बी का मान कितना होगा? यानी कि आप लोग को ध्यान रखना है, एक बहुपद है 2x² + 5x - 12 और इसका शून्यक दो गो शून्यक है अल्फा प्लस बीटा। सिर्फ अल्फा बीटा की जगह क्या कर दिया? ए और बी कर दिया है। तो हमको पूछ रहा है कि ए प्लस बी यानी कि अल्फा बीटा यानी कि दोनों शून्यकों का योगफल कितना होगा। यहाँ पर इसके लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को ट्रिक, कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न रहेगा आपको सीधा पहले ए का मान निकालना है, बी का मान लिखना है, सी का मान लिखना है। अब हमको ध्यान देना है कि ए का मान कितना है बच्चों यहाँ पर? तो 2x² के साथ कौन है? 2 है तो 2 इसका ए का मान हो गया। 5x + 5x में x का वैल्यू कितना है? यानी कि x के साथ कौन गुणांक है? 5 गुणांक है तो 5 हो गया। अच्छा c का वैल्यू कितना होगा? तो c जो यानी कि कांस्टेंट कौन है बच्चों? -12, तो -12 हमारा कांस्टेंट हो गया। अब इस प्रकार से हमको a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जो शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है -b/a। आप लोग पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर। अब माइनस क्या माइनस रहेगा। अच्छा b का मान कितना बच्चों? b का मान 5 ऊपर में देख लिए। हम लोग ए और बी इस तरह से इसलिए कर देते हैं ताकि हमारा क्या हो बच्चों, जो है मैथ का जो सॉल्यूशन हो वो सही आए प्रॉपर। यहाँ का माइनस प्लस में थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग को सॉल्यूशन करना है। -5 हो जाएगा, और नीचे में कौन होगा बच्चों? ए का वैल्यू कितना है? 2 है तो -5/2 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि समीकरण kx² + 6x + 9k बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान कितना होगा? काफी सिंपल प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर वही प्रश्न दिया हुआ है शून्यक, और शून्यक के बारे में जैसी ही बात आए यानी कि मूल और उसको शून्य सेम होता है बच्चों। तो kx² यानी कि एक बहुपद दिया हुआ है, बहुपद दिया हो तो आप लोग को सबसे पहले a का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना है, लिखना है, c का वैल्यू लिखना है। ये निकालना नहीं पड़ता है, यहाँ पर दिया हुआ रहता है। तो x² के साथ कौन गुणांक में है? k है तो k हो गया। b के साथ यानी कि x के साथ कौन है? तो 6 है तो 6 हो गया। और जो है c का वैल्यू कितना होगा बच्चों? कांस्टेंट तो 9k, आप लोग को समीकरण में दिखेगा 9k। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया हुआ है कि मूलों यानी कि शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा
और बराबर है, किसके बराबर है? तो शून्यंकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुना बीटा के बराबर है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा गुना बीटा है, तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बटे यानी कि बी के साथ यहाँ पर बी का मान कितना है बच्चों? 6। तो 6 यानी कि माइनस बी करेंगे तो -6 हो जाएगा। अच्छा ए की जगह कौन है? के है, तो के रहने दीजिए। अच्छा उस पार कौन होगा? उस पार हो जाएगा अल्फा गुना बीटा। अल्फा गुना बीटा बराबर होता है बच्चों यानी कि शून्यंकों का जो गुणनफल होता है वो होता है सी बटे ए। सी का मान कौन है बच्चों? 9 के रख दिए। उसके बाद नीचे में कितना हो जाएगा बच्चों? तो नीचे में ए का वैल्यू कितना है? के है, तो के हो गया। अच्छा ये के और ये के कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा सोल्यूशन कैसे निकल जाएगा? तो यहाँ पर हो गया -6, यहाँ पर हो गया -6 और इधर हो गया 9 के। हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? के बराबर -6 बटे 9। अब यहाँ पर काट दीजिए, काटेगा तो 3 दूना 6 माइनस और यहाँ पर 3 9, तो -2/3। -2/3 हमारा कौन सा ऑप्शन? -2/3 कौन सा ऑप्शन में आएगा बच्चों? तो -2/3 हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा। यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सब थोड़ा सा ये करके दिया है, आप लोग ये कर लीजिएगा। यहाँ पर -2/3 सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 1 हो 1 दोनों समीकरण x² प्लस x प्लस ए बराबर 0 और bx² प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 हो, तो इसके मूल जो है मुख्य रूप से a गुना b आपको पूछ रहा है। a गुना b जो होगा कितना होगा? तो हमको यहाँ पर पूछ रहा है x बराबर 1 दिया हुआ है, काफ़ी सिंपल है और यहीं पर आप लोग सोल्यूशन करेंगे। x बराबर 1 दिया हुआ है तो दोनों समीकरण में x का वैल्यू रख देंगे बच्चों, और एक समीकरण में x का वैल्यू 1 रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा। एक समीकरण में x का वैल्यू 1 रखेंगे तो b का मान निकल जाएगा, और जब b का मान और a का मान दोनों का मान निकल जाएगा तो दोनों का गुणनफल कर देंगे a गुना b, है ना। चलिए कैसे निकालेंगे? तो इस समीकरण में x का वैल्यू 1, x के जगह 1 रख लीजिए। तो x मतलब कि 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 हो गया, और प्लस x के जगह 1 तो प्लस 1, और a बराबर कितना होगा? 0। ए बराबर कितना होगा? तो 1 और 1 2, और वो 2 उस पर जाएगा तो -2। तो यहाँ पर हमारा ए का मान आ गया -2। ठीक है, ए का मान -2 आ गया। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख के रख देते हैं ए बराबर -2। अच्छा बी का वैल्यू निकालेंगे उसी प्रकार से। तो इस समीकरण में फिर एक्स के जगह 1 रखेंगे तो बी गुना एक्स स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर गुना 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है। ठीक है, 1 का चाहे स्क्वायर करो, चाहे क्यूब करो, चाहे घन करो, कुछ भी करो वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर 1 हो गया, प्लस बी इंटू एक्स मतलब कि बी इंटू वन बराबर बी, और प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बी और बी कितना हो जाएगा? 2b प्लस 3 है तो इस पार भेज दीजिए तो क्या कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? तो -3/2। हमको ए का मान निकला -2 और बी का मान निकला -3/2। अब -3/2 तो दोनों का गुणनफल कर देंगे। ए गुना बी बराबर कितना होगा? ए गुना बी बराबर होगा, ए का वैल्यू है -2 और बी का वैल्यू है -3/2 तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमारा 3 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोस थीटा गुना कोसेक थीटा का मान कितना होगा? कोस थीटा गुना कोसेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, कोसेक थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे? कोस थीटा और गुना कोसेक थीटा है तो यहाँ पर कर देंगे आसानी से। कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? sin थीटा। अच्छा कोस थीटा ऊपर हो, sin थीटा नीचे हो, तो ये बन जाता है कोट थीटा। क्या बन जाता है? कोट थीटा। कोट थीटा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से प्रैक्टिस करते चलिए, और आप लोग बताइएगा टोटल कितना मार्क्स आ रहा है। 50 प्लस आ रहा है, मतलब कि आप लोग का 100% 50 प्लस ऑब्जेक्टिव आपका सही आ जाएगा एग्जाम में। प्रश्न है, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 5 है, इसके मूल निम्नलिखित में से कौन होंगे? x प्लस 2 और x-2, तो आप लोग को यहाँ पर दिख ही रहा है बच्चों कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और बराबर कितना है उस पर? 5 है। तो हमको पूछ रहा है कि इसका मूल यानी कि इसके शून्य कौन कौन होंगे। तो शून्य निकालने का सिंपल तरीका है बच्चों कि यहाँ पर सबसे पहले a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4 होता है, और बराबर के उस पर कौन है? 5 है। हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर इसको उस पार भेज देंगे क्योंकि हमको शून्य निकालना है, तो 5 और 4 क्या हो जाएगा बच्चों? 9 हो जाएगा। एक्स इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर से रूट चढ़ जाता है ना, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके रूट चलेगा, रूट चल गया तो √9 हो जाएगा। अच्छा रूट आता है बच्चों तो प्लस माइनस के साथ आता है, ध्यान रखिएगा हमेशा प्लस माइनस के साथ होगा। और एक्स का 2 वैल्यू निकलेगा, एक्स का 2 वैल्यू निकलेगा तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर रहेगा प्लस माइनस तो रहेगा ही, और 9 किसका वर्ग होता है? 3 का वर्ग होता है, तो प्लस माइनस 3 यानी कि 3 और -3, 3 और -3 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य 6 और -2 हो तो बी और सी का मान क्रमशः कितना होगा? हमको दिया हुआ है, इसका शून्य दिया हुआ है यानी कि एक शून्य अल्फा का मान दिया हुआ है 6, और बीटा का मान कितना दिया हुआ बच्चों? बीटा का मान दिया हुआ है -2। हमको पूछ रहा है कि जो मुख्य रूप से इस समीकरण यानी कि ये जो आपका मुख्य रूप से ये है बहुपद है, द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जो बी और सी का मान हमको निकालने के लिए बोला है। तो बी और सी का मान सिंपल है बच्चों, आप लोग को ए अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, तो दोनों का फॉर्मूला लगा दीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब -b/a तो -b की जगह कौन है बच्चों? यहाँ पर रख देंगे -b, और x के साथ कौन है? 1 है तो 1 ही रहेगा, तो -b/1 मतलब कि -b हो गया। अच्छा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं, यहाँ पर अल्फा की जगह कौन है? 6 है,
तो 6 हो गया। और बीटा की जगह कौन है, -2 है, तो 6 -2 कर देंगे यहाँ पर, 6 -2 और बराबर के उसका क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस भी हो जाएगा। अच्छा 6 से 2 चल जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये माइनस इस पर आ जाएगा तो माइनस इसके साथ रह जाएगा, तो -4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -4। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, -4। बी बराबर -4 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी बराबर -4 हमको दो जगह दिया हुआ है। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि हमको अब ए का भी वैल्यू निकाल, सी का भी वैल्यू निकलेगा, तब हमको कुछ पता चलेगा। चलो हमको ये तो कम से कम पता चल गया कि बी और सी में से कोई भी एक ऑप्शन होगा। चलिए अब हम लोग सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो सी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग करेंगे अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटे सी का, यानी कि अल्फा का मान कितना है 6 गुना बीटा का मान कितना है बच्चों -2 बराबर सी का मान कितना है, तो सी ए का मान कितना है 1, तो 1 का 1 है, तो 6 दूना 12 तो -12, तो सी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों -12। तो -4 -12 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। आपको बताना है कि रैखिक बहुपद इसमें से कौन है। मैंने आपको कई बार बोला है रैखिक बहुपद उस बहुपद को बोलेंगे जिसमें x का जो पावर होगा वो क्या होगा 1 होगा, और द्विघात बहुपद किसको बोलेंगे जिसमें पावर 2 होगा x का, और त्रिघाती बहुपद किसको बोलेंगे 3 होगा घात का। यानी कि एक प्रश्न आप लोग लिख के रख लीजिए, यहाँ से एक प्रश्न आपको 100% आना ही आना है। तो अब यहाँ पर देखिए कौन रैखिक बहुपद होगा, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट दिख रहा है। देखिए x 2x - 9 × √5, लेकिन आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पर तो बी ऑप्शन में भी x का पावर 1 है, लेकिन आप लोग सही से देखेंगे तो पता चलेगा x + 1/x है बच्चों, 1/x, और x को जब ऊपर करेंगे तो x का पावर -1 आ जाएगा। और मैं आपको बोला हूँ कि कभी भी x का जो घात होगा वो पूर्ण संख्या होगा, कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। मैंने आपको बोला कि जितना घात उतना शून्यक, जितना घात उतना शून्यक, तो त्रिघात मतलब कि 3 घात, 3 घात तो शून्यक भी 3। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुपद m³ - 3m² - m + 3 के शून्यकों का योगफल कितना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर m³ - 3m² - m और +3, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अल्फा गुना शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, यानी कि दोनों शून्यों का योगफल कितना होता है, आप लोग निकाल करके जल्दी बताइए। तो इस प्रश्न का आप लोग आंसर कर कीजिए, क्योंकि मैंने ऊपर में बहुत सारे बताया, तो आप लोग को द्विघात बहुपद अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा गुना बीटा इस प्रकार से था। तो आप लोग बताइए कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि तीनों का जो शून्यकों का जो योगफल होगा वो कितना होता है, और बताइए अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर कितना होता है। जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है समीकरण bx² + bx + c = 0 हो तो इसका विवेचक इसका क्या होगा, मुख्य रूप से विवेचक निकालना बच्चों, यानी कि डी का वैल्यू निकालना है। डी बराबर होता है b² - 4ac, b² - 4ac। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे। इस प्रकार से जब भी देगा तो मैं आपको क्या बोला हूँ, पहले ए का वैल्यू लिख लो, बी का भी वैल्यू लिख लो, सी का वैल्यू लिख लो। ए की जगह कौन है बच्चों, ए बराबर बी, यानी कि x² के साथ गुणांक में कौन है, x² के साथ गुणांक में बी है, तो बी हो गया। बी का वैल्यू कितना निकलेंगे, तो बी का वैल्यू होगा बच्चों x के साथ गुणांक में कौन है, तो बी है, तो बी हो गया। सी का वैल्यू कितना होगा, तो सी के बराबर सी है। अच्छा अब हम लोग जानते हैं बच्चों डी बराबर b² - 4ac, डी बराबर b² - 4ac। अच्छा बी की जगह कौन है, तो बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर -4 हो गया। ए की जगह कौन है बच्चों, ए का वैल्यू है बी, तो बी रख दिए, और सी। तो यहाँ पर हमको पता चला कि मुख्य रूप से जो होगा विवेचक वो होगा b² - 4bc, b² - 4bc कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो b² - 4bc सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा सा सिर्फ आपको माथा घुमाने के लिए यहाँ पर एक अंक बदल दिया था, बस ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यदि x - y = 2 हो तो x + y = 10 हो तो x का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा। इस प्रकार का जो भी प्रश्न आएगा तो आपको देखना है कि इसमें कैसे कैसे घटाएंगे या जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर x - y है, यहाँ पर x + y है, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो -y + y कैंसिल हो जाएगा और हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, और x का वैल्यू जैसे निकलेगा हम y का भी वैल्यू निकालेंगे। तो इस प्रकार से हमको पता चला कि सबसे पहले जोड़ देते हैं दोनों समीकरण को। तो x - y = 2 है, x + y = 10 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर प्लस माइनस हम लोग जानते हैं कभी भी साथ में नहीं रहता, यानी कि कट जाता है। तो यहाँ पर माइनस प्लस खत्म हो गया, x और x 2x हो गया, 10 और 2 12 हो गया, 2 6 12 हो गया। x का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। x का वैल्यू चारों ऑप्शन में सबसे पहले देखिए 6 कहाँ पर है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है, और x का वैल्यू कहीं पर 6 नहीं दिया हुआ है, तो हमको और y का वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन सीधा ठोक के देंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपसे बताऊं, आपको बोलूंगा कि आप लोग का 100 प्रश्न रहने वाला है। 100 प्रश्न में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि आप लोग को तो सब्जेक्टिव भी बनाना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलेगा कम से कम 5 से 6 मिनट आपको थोड़ा प्रश्न पत्र पढ़ना है। आपको दिया हुआ रहता है कि 15 मिनट आपको पढ़ने का टाइम दिया जा रहा है, लेकिन आपको 15 मिनट नहीं, मस्त 5 से 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है। थोड़ा सारा चीज़ को पता कर लेना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव है, टोटल हमारा सब्जेक्टिव कितना है, लघु उत्तरीय प्रश्न कितना है, और किस में कौन सा कितना अंक दिया हुआ है। ठीक है, ये सब में करेंगे, और 50 से ज़्यादा पर टिक नहीं लगाइएगा आप लोग। ठीक है, नहीं तो पता चला कि 100 का 100 को गोला करके आ गए और बाद में पता चला कि इस गोले से हम बाहर निकल गए, है ना। तो वहाँ पर आपको गोला नहीं करना है, 50 में ही आपको टिक लगाना है, जो आपसे बनेगा उसी पर। ये मान लीजिए हम प्रश्न संख्या 1 बना रहे हैं,
हमको नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, 2 बनाए वो भी नहीं बना तो कोई बात नहीं है, 3 बनाए नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको माथा में टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद चौथा से शुरू होगा, 100% आपका अपना दिन आएगा। बस आपको थोड़ा सा स्वीकार करते हुए अपना सॉल्यूशन करते जाना है। फिर 4 नंबर से जो शुरू होगा बच्चों, जहाँ से आपका शुरू होगा उस प्रकार से बनाते जाना है और गिनती करके आपको 50 थोड़ा 1-2-3 बार सही से गिनती कर लेंगे आप लोग। और जिस समय गोला भरेंगे बच्चों थोड़ा सही से अपना सावधानी पूर्वक अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ भरेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है एपी यानी कि जो सर्वांतर यानी कि समांतर जो शरीरी है, इसका एक समांतर शरीरी दिया हुआ है 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, इसका 30वां पद निकालने के लिए बोला है। मैं इसका भी आपको बता दिया हूँ सॉल्यूशन करने के लिए। जब भी इस प्रकार से देगा कि 30वां पद निकालो या कौन सा पद 383 होगा, 390 होगा, 400 होगा, 500 होगा, इस प्रकार से, तो सबसे पहले ए का वैल्यू निकालना है और उसके बाद सार्वधातुक लिख लेना है। उसके बाद जो करने बोल रहा है कर देना है। ए का वैल्यू यानी कि प्रथम पद कौन है 10 है तो 10 हो गया। जो सार्वधातुक होगा डी, वो क्या होगा बच्चों, तो डी का वैल्यू हम लोग जानते हैं A2 माइनस A1, A2 की जगह कौन है 7 और A2 के A1 की जगह कौन है बच्चों 10, तो 7 माइनस 10 कितना हो जाता है -3 हो जाएगा, है ना, 7 माइनस 10। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग मुख्य रूप से 30वां पद निकालने के लिए बोला है। 30वां पद मतलब कि A30 का फॉर्मूला जानते हैं, कोई भी पद निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस ए की जगह कौन है 10 प्लस एन माइनस एन की जगह कौन है बच्चों 30, तो 30 -1 इंटू डी, डी यानी सार्वधातुक का मान दिया हुआ है -3। अब यहाँ पर क्या करेंगे 10 प्लस प्लस कर देंगे प्लस, अब यहाँ पर देखिए प्लस 30 से 1 चल जाएगा, कितना हो जाएगा 29, और इसको गुना कर देंगे किसके साथ -3 के साथ, तो 10 हो जाएगा। ये प्लस और यहाँ पर है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 29 क्या 87, 29 क्या कितना होता है 87, 87 से 10 चला गया कितना 77, कैसा 77 होगा -77 की प्लस 77, ध्यान रखिएगा -77 होगा, क्यों, क्योंकि बड़ा के साथ जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह वहाँ पर आता है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 5 8 11 का कौन सा पद मुख्य रूप से 383 होगा, 383 कौन सा पद होगा 5 8 11 का, तो यहाँ पर सबसे पहले फिर उसी प्रकार का प्रश्न है, तो उसी प्रकार से करेंगे। पहला पद ए का मान हो जाएगा 5, बी का मान कितना होगा, तो बी का मान हो जाएगा 8, यानी कि ये बी का वैल्यू नहीं बच्चों, सॉरी, यहाँ पर आपको ए का वैल्यू 5 हो गया, सार्वधातुक डी का वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 यानी कि 8 से 5 चला गया 3, यानी कि सार्वधातुक हमारा डी 3 निकल गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो कौन सा पद हमको ए एन निकालना है, यानी कि कौन सा पद 383 के बराबर है, मतलब कि 383 है। अब हम लोग ए एन का वैल्यू जानते हैं, ए एन का फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह है 5, 5 प्लस एन माइनस एन की जगह नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं है -1 इंटू डी, डी का मान कौन है 3 है बच्चों, 383। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस 5 को उस पार भेज देंगे, इस 5 को उस पार भेज देंगे तो घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा n-1 बराबर इस 5 को उस पार भेज के घटा दीजिए तो 383 से 5 चल जाएगा, यानी कि यहाँ से 5 खत्म कर दिए उस पार भेज दिए तो 383 से 5 चला गया 378 हो गया, और बटे में इस 3 को उस पार भेज देंगे तो बटे में चल जाएगा, यानी कि 3 नीचे में बटे में। आप यहाँ पर काट दीजिए तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 छः 18, 126 इस माइनस को उस पार भेजेंगे तो 127 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। 127वां जो पद होगा वो 383 होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है √3/2 के बराबर है, √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो हम लोग जानते हैं √3/2 होता है साइन 60 डिग्री का, और कोस 30 डिग्री का। अब ये इसमें से दोनों में से जो दिया हुआ है उसको मान लीजिए, तो साइन 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं बच्चों 1/2, साइन 60 डिग्री मान होता है √3/2, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि टेन थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग टेन थीटा का वैल्यू कब 1 होता है बच्चों, तो जानते हैं टेन थीटा बराबर जो होगा वो 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री का वैल्यू ही 1 होता है, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, यानी कि आपका 45 सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा का मान कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू कब बराबर होता है, साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू कब बराबर होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, यानी कि ये कोस 45 डिग्री का, यानी कि दोनों का वैल्यू कब बराबर होता है 45 डिग्री पर बराबर हो जाता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है टेन थीटा गुना कोसेक थीटा गुना सेक थीटा बराबर कितना होगा, तो टेन थीटा गुना कोसेक थीटा को क्या कर लीजिए बच्चों आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे, आप लोग टेन थीटा को कर दीजिए, बदल दीजिए साइन थीटा बटे कोस थीटा गुना कोसेक थीटा है बच्चों, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। मैंने आपको बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये एक ट्रिक है याद करने का। अब सेक थीटा को क्या करेंगे बच्चों, सेक थीटा 1/cos थीटा, इस प्रकार से कर देंगे। अब देखिए साइन थीटा यहाँ पर है, साइन थीटा यहाँ पर कैंसिल हो गया, और 1/1 यहाँ पर कोस तो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा, और 1/cos स्क्वायर होता है 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा सेक स्क्वायर थीटा सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि टेन थीटा बराबर कितना हो 3 हो तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, आप लोग को यहाँ पर बताना है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो टेन थीटा बराबर कितना होगा बच्चों, टेन थीटा बराबर
4 उस पार भेज देंगे तो 3/4 हो जाएगा। और tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी कि P का मान कितना हो गया, P का मान हो गया 3 और B का मान कितना हो गया, B का मान हो गया 4। अब हमको H का मान निकालना पड़ेगा। H का मान निकालेंगे तो कितना होगा बच्चों, H का मान होता है हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो होता है P का स्क्वायर, यानी कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 और 9 25 होता है, 25 का बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। आया समझ में, 25 का 5, यानी कि हमको पता ये चला बच्चों कि जो यहाँ पर जो है P का वैल्यू 3 हो गया और B का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया और H का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 5। अभी निकाले जस्ट। अब हमको कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो सब जगह फॉर्मूला ये सब वैल्यू सब पुट कर देंगे। कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों B/H, तो B की जगह 4, H की जगह 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर होता है P/H, P की जगह 3/H की जगह 5, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 बटे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। देखिए 25 नीचे 25 है तो बराबर रह जाएगा, 25 सेम रह जाएगा और ऊपर में 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 16 माइनस 9 बच्चों 7, 7/25, 7/25 बी ऑप्शन में दिया हुआ है तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27वां नंबर का प्रश्न है, दो सिक्कों की उछाल में संभव परिणाम की संख्या कितनी है। जो दो सिक्का को उछाला जाए, दो सिक्का एक साथ, मान लीजिए आपके पास एक 2 रुपया वाला सिक्का है, एक 5 रुपया वाला सिक्का है, या दोनों 2 रुपया वाला सिक्का है। अब उसको उछाल रहे हैं, आप उछाल रहे हैं तो मान लीजिए एक सिक्का में हेड आया, दूसरा सिक्का में भी हेड आ गया, एक सिक्का में हेड आया, दूसरा सिक्का में टेल आ गया, पहला वाला सिक्का में टेल आ गया, दूसरा सिक्का में हेड आ गया, पहला सिक्का में भी टेल आया, दूसरा सिक्का में भी टेल आ गया। तो हमारा 4 संभव परिणाम है टोटल। परिणाम संभव कितने हैं, 4 हैं। हमको पूछ रहा है कि दोनों सिक्कों की उछाल में संभव कितने परिणाम होंगे, तो 4 होंगे, यही तो हमको पूछ रहा है बच्चों। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणाम कितने होंगे। 3 सिक्कों के उछाल में संभव परिणाम बताइए जल्दी से। अगला प्रश्न है, एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता कितनी होगी। यानी कि एक पासा जो होता है बच्चों, वो गोटी उस पर कितना होता है, तो वहाँ पर एक फेस, यानी कि टोटल कितने फेस होते हैं, उसका टोटल कितना जो है सतह होता है, 6 होता है टोटल सतह, है ना। देखिएगा तो ये मतलब कि एक पर रहता है एक पर 2 रहेगा लिखा हुआ, एक पर 3 रहेगा, एक पर 4 रहेगा, एक पर 5 रहेगा और एक पर 6 रहेगा, है ना, इस प्रकार से। अब आपको पूछ रहा है कि 6 नहीं आने की प्रायिकता, तो 6 एक डिजिट है, वो नहीं आएगा, तो मतलब कि टोटल परिणाम संभव परिणाम कितने हैं हमारा, 6 है और उसमें से एक नहीं आने का, मतलब कि 1/6 हो जाएगा हमारा, 1/6, 1/6 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, यदि P ऑफ E बराबर है P ऑफ E, यानी कि घटना के प्रायिकता, यानी कि घटना के होने की प्रायिकता जो है 0.07 है, तो घटना के नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं घटना की प्रायिकता निकालने के लिए हम जानते हैं बच्चों, घटना के नहीं होगी ये होगा 1 माइनस घटना होने की प्रायिकता, है ना। इस प्रकार से फॉर्मूला तो जानते हैं हम लोग, PE प्लस PE डैश बराबर 1 होता है, हम लोग जानते हैं दोनों का वैल्यू, दोनों का योगफल 1 होता है, तो 1 से घटा देंगे। अब हम लोग जानते हैं बच्चों यहाँ पर 1 माइनस दिया हुआ है घटना होने की प्रायिकता जो PE है, इसका मान है 0.07। आप लोग घटा दीजिए, घटाने के लिए तो जानती है बच्चों, घटाने के लिए तो कैसे हो जाएगा, तो 110 से यहाँ पर चलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, तो 0.93 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा, 0.93, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक थैले में 4 सफेद गेंद, आप यहाँ पर आपको सिर्फ संख्या बदल सकता है, लेकिन प्रश्न इसी प्रकार का रहेगा। एक थैला है बच्चों और उसमें मुख्य रूप से 4 सफेद गेंद है, 6 लाल गेंद है, 7 काली गेंद है और 3 नीली गेंद है, और उस गेंद में, उस थैली में से आप हाथ डालते और एक गेंद को निकालते हैं और पूछा जाता है कि इसके सफेद होने की संभावना कितनी है। तो सबसे पहले उस थैली में कितने गेंद है, पहले इसको देख लीजिए। तो एक 4 सफेद है, तो 4 सफेद गेंद हो गया, संभव परिणाम 6 प्लस 6 लाल हो गया, 7 काली हो गया, प्लस 3 हमारा नीली गेंद हो गया, टोटल कितने हो गए, 7 3 10, 10 6 16, 16 4 20 हमारा टोटल संभव परिणाम हो गए। अच्छा, हमको पूछ रहा है कि अगर उसमें से निकालना एक गेंद को और उसके सफेद होने की प्रायिकता कितनी है। तो सफेद टोटल के पहले गेंद कितनी है, सफेद गेंद 4 गेंद है और टोटल संभव परिणाम कितने बच्चों, 20 है, यानी कि 4/20, 4/20 मतलब 4 एकम 4, 4 5 20, तो हमारा 1/5, 1/5 कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि हम गेंद निकालते हैं, उस गेंद के काला यानी कि होने की संभव परिणाम यानी प्रायिकता कितनी होगी, काली होने की प्रायिकता कितनी होगी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC और इस त्रिभुज में जो है मुख्य रूप से कोण C का जो वैल्यू है वो है 90 डिग्री, यानी कि ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो हमको पूछ रहा है कि कोस A प्लस B का मान कितना होगा। यानी कि आप लोग यहाँ पर इसी प्रकार से बना सकते हैं, ABC में ये अकेला बच्चों 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री यानी कि अकेला है, तो कोण A और कोण B का मान कितना होगा, तो कोण A और प्लस कोण B जो होगा ये दोनों का भी मान 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि कोण C ऑलरेडी 90 डिग्री के बराबर है, तो 90 डिग्री और 90 डिग्री 180 डिग्री, एक त्रिभुज में तो तीनों कोणों का 180 डिग्री ही होता है। और हमको कितना पूछ रहा है बच्चों, कोस A प्लस B, यानी कि कोस जो है कोण A प्लस कोण B का मान, और दोनों का योगफल कितना है 90 डिग्री। तो हम लोग करते हैं कोस A प्लस B, A की जगह है
ए और प्लस बी का मान जो है 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अभी हम दिखाए आपको, तो कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोस थीटा गुना साइन कोस स्क्वायर थीटा, कोस कोस 60 डिग्री गुना कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री गुना साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पर कोस 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 गुना कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री का होता है 1/2। अब देखिए यहाँ पर सेम है, इधर भी सेम है और बीच में है माइनस, इस प्रकार से रहेगा तो हमको खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक मीनार से 100 मीटर की दूरी स्थित पर एक क्वेश्चन आप लोग फिक्स कर दीजिए, इसी प्रकार का प्रश्न आना है तो आना है, 100% लिख लो, आप लोग का कल प्रश्न आएगा। ठीक है, प्रश्न है एक मीनार से 100 से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो ये आपका मीनार है, इस मीनार से 100 मीटर की दूरी पर 100 मीटर की दूरी पर 100 मीटर की दूरी पर क्या है बच्चों, एक आपका बिंदु है, ये बिंदु हो गया। इस बिंदु पर मीनार का जो उन्नयन कोण बनता है इस प्रकार से उन्नयन कोण, वो उन्नयन कोण है मुख्य रूप से कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो हमको पूछा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। मीनार की ऊंचाई के लिए अब यह हो गया 60 डिग्री और ये हो गया मीनार की ऊंचाई, मान लीजिए h। अब हमको इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा, h का वैल्यू कितना होगा, और नीचे कितना बच्चों 100 मीटर। तो हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, फॉर्मूला जानते हैं इसमें, यानी कि ये हो गया P और ये हो गया B, इस प्रकार से निकालेंगे ना P/B। तो P/B में कौन संबंध स्थापित करता है, साइन टेन थीटा या कोट थीटा। तो टेन थीटा ले लेते हैं हम लोग, तो टेन थीटा यानी कि थीटा की जगह कौन है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर कितना होगा बच्चों, H/, यानी कि P यानी कि H है हमारा, और B की जगह 100 है तो 100 कर दिए। टेन 60 डिग्री मान होता है √3 और √3 गुना इसको करेंगे बच्चों, 100 को इस पर जाएगा तो कितना होगा 100 √3 और बराबर कितना होगा H, यानी कि जो मीनार की जो ऊंचाई होगी वो होगी 100 √3 मीटर। 100 √3 मीटर कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, सही से पड़ेगा, तो हमारा ऑप्शन जो है ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, यदि a बराबर b बराबर 90 डिग्री हो तो साइन a प्लस b का मान कितना होगा, यानी कि a का मान कोण a का भी मान 90 डिग्री है और कोण b का भी मान 90 डिग्री है, तो दोनों कोणों साइन का दोनों कोणों का जो कितना होगा, तो साइन हमारा हो जाएगा a प्लस बी, ए की जगह 90 और b की जगह भी 90, तो 90 कितना होता है 180 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान जितना होता है उतना ही साइन 180 डिग्री का मान होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 0 डिग्री। तो हमारा साइन 180 डिग्री का मान कितना होगा 0 डिग्री, यानी कि 0 हो जाएगा। तो 0 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि √2 बराबर 2 साइन ए है तो ए का मान कितना होगा। काफी सिंपल प्रश्न है, एक प्रश्न 100% लिख लो, इस प्रकार का आएगा तो आएगा। √2 बराबर 2 साइन ए है तो हमको ए का मान यानी कि जो थीटा का जो वैल्यू होगा थीटा का मान पूछ रहा है, तो थीटा का मान पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए को साइन ए रहने दीजिए साइन ए। अच्छा इस पर क्या है बच्चों 2 है, तो 2 क्या करें, यहाँ पर √2 है इस पर तो √2 रहने दीजिए। अच्छा 2 इस पर भेज दीजिए, तो 2 इस पर बटे में चल गया, तो हमको क्या फॉर्मूला आ गया, साइन ए बराबर √2/2। अच्छा 2 को क्या कर सकते हैं बच्चों, √2 गुना √2 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2, क्यों, क्योंकि √2 गुना √2 तो √2 का स्क्वायर मैंने आपको पहले ही बोला, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक ही साथ नहीं रह सकता है, तो 2 वहाँ पे 2 बच जाएगा। तो हमारा ये करने से फायदा ये हो गया, कट गया 1/√2। अब हमारा 1/√2, तो साइन ए बराबर 1/√2 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू जब ए का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, 45 डिग्री कौन सा ऑप्शन में, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी से एक बार धमाकेदार रूप से आप लोग शेयर कर दीजिए बच्चों, आप लोग शेयर नहीं करते हैं और लाइक भी करना भूल जाते हैं, पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हैं, लाइक करना नहीं बोलते हैं, भूल जाते हैं, तो लाइक कर दीजिए। और कोई भी आपका भाई बंधु अब अगले साल 10 क्लास में जाने वाला है तो जल्दी से उसको इस चैनल पर जोड़ दीजिए। 9 क्लास का भी कोई स्टूडेंट हो तो उसको भी जोड़ दीजिएगा, ठीक है, सारा चीज़ पढ़ाया जाता है, आप लोग चैनल में जाकर के एक बार देख सकते हैं। सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 46 डिग्री का मान कितना होगा, तो इस प्रकार का प्रश्न कभी भी आएगा, मैंने आपको बोला था कि सीधा सीधा एक मार देना आग बंद करके, क्योंकि 46 डिग्री 45 डिग्री इस प्रकार का प्रश्न आप लोग 11th इंटर क्लास में जाएंगे तो अच्छी तरह से सोल्यूशन करेंगे वहाँ पर, तो हमको यहाँ पर सोल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इस प्रकार का प्रश्न कोई भी रहेगा जिसका वैल्यू आप लोग नहीं जानते, जैसे 56 डिग्री 26 डिग्री 32 डिग्री 35 डिग्री, इस प्रकार का कोई प्रश्न आपको आएगा तो सीधा सीधा उसका वैल्यू मार देना है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार का एक प्रश्न है टेन 26 डिग्री बटे कोट 46 डिग्री, हम मैंने आपको क्या बोला 46 डिग्री 26 डिग्री, इस प्रकार का वैल्यू आप लोग नहीं जानते हैं तो इस प्रकार का वैल्यू कोई भी प्रश्न रहेगा तो आपको 1 मार देंगे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की जो परिधि होगी वो कितनी होगी, तो 42 सेंटीमीटर व्यास है तो हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या होता है 42/2 हो जाएगा, 42/2 मतलब 21 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या हो गया। हमको वृत्त की परिधि निकालना है, परिधि के लिए फॉर्मूला होता है 2πr है ना। अब 2πr 2 इंटू 22, पाई का मान होता है 22/7 और गुना आर की जगह कितना है बच्चों 21, और यहाँ पर काट दिए 7 या 21, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे गुना कर देंगे 22 या 66, 66 दूना 132 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि दो विरुद्धों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, काफी सिंपल प्रश्न है, एक प्रश्न 100% लिख लो, ये प्रश्न आपको आएगा, इसी प्रकार का 100% लिख लो, आप लोग को प्रश्न आना है तो आना है।
यहाँ पर आपको त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो क्या करेंगे बच्चों, त्रिज्याओं का अनुपात जो होता है 2 अनुपात यहाँ पर आपको 3 में दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया का अनुपात कितना होगा। मैंने आपको कई बार बोला है त्रिज्या क्या होता है, छोटा होता है, एरिया क्या होता है, बड़ा होता है। तो जो बड़ा होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, जो छोटा होगा उसके लिए हम लोग रूट चला देंगे। यहाँ पर हमको बड़ा वाला का वैल्यू पूछ रहा है तो हमारा स्क्वायर कर देंगे दोनों पर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 अनुपात 9 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे भी और प्रश्न आपको मैं बताऊंगा इसके संबंधित। यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, हमको दिया हुआ है वृत्त की परिधि कितना, 8 पाई। तो हम लोग जानते हैं वृत्त की जो परिधि होता है वो होता है 2 पाई आर, और ये इसका वैल्यू दिया हुआ है 8 पाई। पाई पाई कैंसिल, 2 चौका 8, आर का वैल्यू कितना आ गया 4, है ना, 4 आ गया। अब हमको पूछ रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब कि पाई का पाई रहने दीजिए, आर का जगह 4, क्योंकि हमारा यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है पाई, पाई में दिया हुआ है तो पाई को रहने दीजिए, और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 पाई, यानी कि 16 पाई कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट में पूरा करने पर बनाया गया कोण कितना होगा। तो 1 मिनट की जो सुई है यानी कि वो 1 मिनट में सबसे पहले कितनी डिग्री बनाती है, ये अगर आप लोग को मालूम है तो हमारा 35 डिग्री में निकल जाएगा। और ये प्रश्न आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में भी 2 अंक में पूछ लेगा आसानी से। तो आप लोग का ध्यान रखना चाहिए, 1 मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 35 डिग्री में 35 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 35 गुना 6 कर दीजिए। 35 6 कितना होता है, तो 35 6 होता है 210, 6 5 6 30, 6 18, 18 और 3 21, तो 210 डिग्री। 210 डिग्री कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 210 डिग्री डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिंदु 2-5 किस चतुर्थांश में। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर एक चतुर्थांश इस प्रकार से कर लेंगे, 2 है प्लस में 2 है तो प्लस में 2 हो गया। अच्छा प्लस में 2 ऊपर भी हो सकता है और प्लस में 2 इधर भी हो सकता है। अच्छा -5 क्या होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, तो नीचे होगा, क्योंकि हमारा वाई एक्सिस नीचे की तरफ क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर हमको पता चला कि प्लस माइनस इस चतुर्थांश में होगा। ये चतुर्थांश है आपका चतुर्थांश, कौन सा, चतुर्थ, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाई अक्ष से बिंदु 7 और 3 की दूरी कितनी होगी। वाई अक्ष से बिंदु की दूरी कितनी होगी, तो मान लीजिए ये वो है, वो आपका क्या है, आपका मुख्य रूप से तल है, ये आपका ज्यामितीय तल है। आपको 7 है, 7 यानी कि एक्स का वैल्यू हो गया 7। अच्छा वाई का वैल्यू कितना बच्चों, वाई का वैल्यू है हमारा 3, वाई का वैल्यू है हमारा 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, मतलब ये हमारा जो बिंदु होगा यहाँ पर हो गया 3। तो हमारा मान लीजिए बिंदु क्या होगा, यहाँ पर बिंदु होगा, ये जो बिंदु होगा 7 और 3, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो दूरी है वाई एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस से दूरी कितनी होगी बच्चों, जो यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी है वही उतना हो जाएगा, मतलब कि 7 हो जाएगा। 7 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी कितनी होगी, यानी कि -5 और 5 की निकालना है। आपको दूरी निकालने के लिए मूल बिंदु से जब भी पूछाएगा दोनों का स्क्वायर कर देना, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दोनों का स्क्वायर कर देना आग बंद करके, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 कितना हो जाएगा, 25 25 50, 25 25 50 हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग 25 25 50 नहीं करेंगे तो 2 गुना 25 हो जाएगा, 2 गुना 25, 2 गुना 25 करेंगे तो 5 बाहर निकल जाएगा, 5 बाहर निकल जाएगा और अंदर रूट रहेगा, तो 5 रूट 2 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। एक सिक्के में क्या होते हैं बच्चों, 2 होते हैं, एक होता है चित्त और एक होता है पट, एक होता है हेड, एक होता है तेल। तो आपका मान लीजिए ये सिक्का है और इस सिक्का को आपने उछाला, तो सिक्का का संभव परिणाम कितने हुए, चाहे तो हेड आएगा चाहे तो तेल आएगा, यानी कि 2 संभव परिणाम कितना है, 2 है, और हमको उसमें से एक पूछ रहा है, तो 1/2 हो जाएगा उसका सीधा सीधा वैल्यू, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और काफी सिंपल प्रश्न है, 2 5 8 3 8 का माध्य कितना होगा, तो सिंपल है, इसका निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, दोनों सबको जोड़ देंगे और उतना से भाग देंगे, 2 5 8 प्लस 3 प्लस 8 बटे कितनी टोटल संख्या कितनी बच्चों, टोटल संख्या आप लोग का 3 और 2 5 5 टोटल संख्या, तो भाग दे करके देख लीजिए जितना आ रहा है वो उतना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है तो कोण B का मान कितना होगा। यानी कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज में जो फॉर्मूला है AC का जो स्क्वायर है, AC का जो स्क्वायर है, AC का स्क्वायर, ये AC का जो स्क्वायर है इसका AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और AC BC का स्क्वायर के दोनों के योगफल के बराबर है। और हम लोग जानते हैं ऐसा तब होता है जब त्रिभुज के जो एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, समकोण हो, तो हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोस स्क्वायर ऑफ 1 कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा जो होता है ये रहने दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाता है, 1 बच जाएगा। 1 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 हो, 4√3 सेंटीमीटर है तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, संभव त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 यानी कि भुजा स्क्वायर, है ना, ये होता है ना। तो यहाँ पर भुजा हो गया, √3/2 होता है कि √3/4 होता है बच्चों, आप लोग बताइएगा। A स्क्वायर अब यहाँ पर क्या आएगा, 4√3
4√3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4√3 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर इस बार बचेगा और ये 4 को उस बार भेज देंगे तो 4 चौक 16, ए का स्क्वायर कितना बड़ा, ए स्क्वायर बराबर 16, 16 कितना का वर्ग होता है, 4 का होता है। तो स्क्वायर से इधर हटाएंगे बच्चों तो इधर पर चल जाएगा रूट और रूट से बाहर निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1060 डिग्री का मान कितना होता है, 1060 का मान होता है √3, तो √3 हमारा आसान हो जाएगा। ये बच्चों आप लोग को अगर वैल्यू पूछेगा 1030 डिग्री, ये इस प्रकार का प्रश्न आना ही आना है। तो 10 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो 10 0 डिग्री का मान होगा साइन 0 डिग्री बटे कोस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो 0 बटे कुछ भी रहेगा तो 0 ही होगा। 1030 डिग्री मान कितना होगा, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए 1/√3। 45 डिग्री का मान 1 होता है, 60 डिग्री मान √3 होता है, 90 डिग्री का मान कितना होता है, 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। अगला प्रश्न है आपका 91 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। काफी सिंपल प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोग को आसानी से आना चाहिए क्योंकि प्राकृतिक संख्या उसको बोलते हैं जो गिनती की संख्या होती है, 1 से लेकर के अनंत तक जाने वाली संख्या, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, 144 है और उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा है, तो 144 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणन कर लेंगे। तो 144 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 करेंगे यानी कि 72, 72 दूना 144 यानी कि 2 फिर करेंगे तो 36, 36 का फिर 2 करेंगे तो 18, 18 का फिर 2 करेंगे तो 9, 9 का कितना होगा 3 4 है ना। तो 2 कितना बड़ा आया हमारा, 2 4 बड़ा आया, तो 4 इसका घातांक हो जाएगा, घातांक कितना हो जाएगा 4, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो ए और बी अभाज्य संख्या ऑलरेडी हमको बोल रहा है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि ए और बी यदि आपको अभाज्य संख्या पूछा जाए बोला जाए तो इसका लघुत्तम समापवर्तक होता है ए गुना बी और इसका महत्तम समापवर्तक होता है जो एचसीएफ होता है, ये होता है ए, ये इसका ये क्या बोलते हैं, ये नहीं बच्चों सॉरी 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, ठीक है। यानी कि 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है और 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो हमको पूछ रहा था लघुत्तम समावर्तक यानी कि ए गुना बी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा, तो आपको पूछे गुणनफल पूछे, योगफल पूछे, भाग पूछे, अनुपात पूछे, कुछ भी पूछे आसानी से निकाल लेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या का वर्ग का योगफल कितना होगा, तो आसानी से कर सकते हैं, बस सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार हमको क्या पूछ रहा है, गुणनफल, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, दोनों का गुणनफल होता है 4 दूना 8, 8 हमारा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है √5 1 है, √5 एक कैसी संख्या, तो √5 रूट के अंदर 5 है, बाहर नहीं निकल सकता, अपरिमेय संख्या, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22/7 है, 22/7 जो पाई का मान होता है 22/7 ये आपका परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या कहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी बच्चों परिमेय संख्या हमारा सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर आपको पूछेगा कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक आपका अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न आपका बहुपद x² - 11 के शून्य कितने होंगे, तो बहुपद x², तो x² - 11 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 0, शून्य निकालने के लिए 0 के बाद साथ तुलना करेंगे, x इस पार रहेगा 11 को उस पार भेज देंगे और इधर से स्क्वायर भेजेंगे उस पार, तो हमारा क्या चल जाएगा बच्चों, रूट चल जाएगा, रूट चलेगा तो रूट प्लस माइनस के साथ आएगा, तो x का वैल्यू एक बार हो जाएगा +√11, एक बार होगा -√11, +√11 -√11 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो +√11 -√11 हमारा डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन बहुपद है, बहुपद आपको पता करना है, तो बहुपद किसको बोलेंगे बच्चों, जहाँ पर x का जो पावर होगा घात होगा वो पूर्ण संख्या में होगा। अब अगर आप लोग पहला ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर रूट के अंदर x है, x कहाँ पर है, रूट के अंदर है, तो ये आपका नहीं होगा बहुपद। दूसरा में देखेंगे तो x का पावर 3/2 है और x का पावर 3/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा में देखेंगे तो 1/√x, यहाँ पर देखेंगे आप लोग 1/√x, रूट के अंदर x आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। चौथा में देखेंगे आप लोग तो √2x² बाहर है और -√3 x भी बाहर है, तो यहाँ पर ये आपका हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका द्विघात बहुपद के कितने शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 घात कितने 2, तो शून्य कितने होंगे 2, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा घातांक एक वाला बहुपद क्या कहलाता है, एक वाला बहुपद हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी बहुपद की घात होती है, तो किसी भी बहुपद की जो घात होती है वो मैंने कई बार बोला आपको पूर्ण संख्या होती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 के घात कितने होंगे, तो हमारा घात यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर मतलब कि x का जो अधिकतम मान पावर है वो है आपका 2, तो पावर 2 मतलब कि घात भी 2 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न समांतर श्रेणी 10 -10 -6 -2 और 2 का सर्वांतर कितना होगा, डी का मान पूछ रहा है, तो डी का मान होगा बच्चों आसानी से निकाल सकते हैं a2 - a1, a2 की जगह है -6 -a1 की जगह है -10, इस प्रकार से कर देंगे -6 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस और यहाँ होगा 10, 10 से 6 चला गया 4, 10 से 6 चला गया क्या हो जाएगा 4, 4 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद कौन सा होगा, तो 10वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, a10 बराबर होता है a + b - 1, तो a की जगह है 2 n - 1, n की जगह है 10, तो 10 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 - 1 करेंगे तो 9, और यहाँ पर सार्वधातुक डी का वैल्यू कितना होगा बच्चों 7 - 2, 7 - 2 होता है 5, तो हम यहाँ पर क्या होगा 2 और 9 5 45, 2 प्लस यहाँ पर 45 हो जाएगा, 2 + 45 कितना हो जाता है बच्चों 47, 47 हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न त्रिभुज के तीनों कोणों का या कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है
एक बिंदु के चारों ओर कितना डिग्री का कोण होता है? एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण होता है। और एक रेखा के एक तरफ कितना डिग्री का कोण होता है? एक रेखा के एक तरफ 180 डिग्री होता है। एक रेखा के चारों तरफ कितना डिग्री? 360 डिग्री। अगला प्रश्न है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर है, कोण क्यू का मान कितना है? 40 डिग्री। तो कोण पी का मान कितना होगा? हमको पूछ रहा है एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज कैसा है? पी क्यू बराबर पी आर, यानी कि दो भुजाएं बराबर, और दो भुजाएं अगर बराबर हो तो मुख्य रूप से वो त्रिभुज कैसे होते हैं बच्चों? हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, इस प्रकार का त्रिभुज है और इसका दो भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो मान लीजिए पी क्यू बराबर पी आर है, तो पी क्यू बराबर पी आर है ना, पी क्यू बराबर पी आर, ये दोनों भुजा बराबर है। और हमको पूछ रहा है कि क्यू का जो वैल्यू है, पी क्यू का जो मान है वो कोण है कितना डिग्री? 40 डिग्री। ये कोण कितना है? 40 डिग्री। यानी कि इस भुजा के सामने का कोण ये हो गया 40 डिग्री, तो इस भुजा के सामने का कोण कौन होगा? ये कोण। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि बराबर समान वाले भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान वाले भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं, यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। तो हमारा ये कोण भी 40 डिग्री हो जाएगा, और ये कोण आपका 40 डिग्री, ये भी कोण 40 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया? 80 डिग्री। दो कोण हो गया 80 डिग्री, तो ये अकेला कोण कितना होगा बच्चों? तो हम लोग जानते हैं तीनों कोण मिला करके 180 होना चाहिए। तो 180 से हमारा 80 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 180, यानी कि 180 से 80 चल जाएगा तो हमारा 100 बचेगा। तो 100 हमारा पी का वैल्यू हो जाएगा, कोण पी का मान 100 डिग्री। डी ऑप्शन में दिया हुआ था, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती है तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? तो आप लोग को याद रखना है कि यदि वो दोनों त्रिभुज समानुपाती है तो वो मुख्य रूप से क्या होते हैं बच्चों? समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। ये और ये कथन किसने कहा था कि अगर दो त्रिभुज, अगर मुख्य रूप से उसकी संगत भुजाएं, ये दो त्रिभुज समान है तो उसकी संगत भुजाएं भी समान होती है। मुख्य रूप से ये कथन जो है किसका है? थेल्स का है। थेल्स साहब ने ये कथन दिया था। अगला प्रश्न है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है तो भुजाओं का अनुपात कितना होगा? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने पहले बताया था आपको कि इस प्रकार का प्रश्न मैं फिर से बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग मुख्य रूप से? तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि एरिया का अनुपात दिया हुआ है 16:81। हमको पूछा कि भुजा का अनुपात, तो भुजा बड़ा होता है कि क्षेत्रफल बड़ा होता है? हम लोग जानते हैं कि भुजा छोटा होता है, क्षेत्रफल बड़ा होता है। तो बड़ा होता है जो उसका, अगर हम छोटा करेंगे, छोटा करने के लिए उस पर रूट चलाएंगे, तो रूट चला देते हैं। रूट चलाएंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 4 हमारा निकल जाएगा बाहर, और 81 किसका होता है? तो 9 का। तो 9 हमारा 12 हो जाएगा। 4:9, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिंदु -6 -7 का कोटि कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं बच्चों -6 जो है ये होता है भुज, और यहाँ पर जो -7 है ये होता है कोटि। तो हमारा कौन हो जाएगा? -7 कोटि हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक्स अक्ष का समीकरण कितना होता है? एक्स अक्ष यानी कि मान लीजिए ये आपका एक्स है, ये है वाई अक्ष, वाई अक्ष यानी कि अक्ष। तो यहाँ जो ये जो आपका हमारा एक्स अक्ष है बच्चों, इसका जो समीकरण होगा y बराबर 2 होगा, y बराबर 0 होगा। कितना होगा? y बराबर 0। और y अक्ष का समीकरण कितना होता है? x बराबर 0। ध्यान रखिएगा एक दूसरे का विपरीत होता है। तो हमारा एक्स अक्ष का पूछा था इसलिए हमारा y बराबर 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिंदु -12 -18 का भुज कितना होगा? तो -12 और -18 देखिए एक्स का जगह कौन है? तो एक्स हो गया ये -12 और वाई की जगह -18। तो ये एक्स का जो जगह होता है वो होता है भुज, और वाई की जगह जो होता है वो होता है कोटि। हमको पूछ रहा था भुज, तो हमारा -12 हो जाएगा भुज, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाई अक्ष का समीकरण कितना होगा? वाई अक्ष का जो समीकरण होगा अभी हमने बताया था ऊपर यानी कि ऑपोजिट होता है, तो एक्स बराबर 0 हो जाएगा। एक्स बराबर 0 हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 73वें नंबर का प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है बच्चों वो होता है sec स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा यदि a बराबर 90 डिग्री हो तो sin a माइनस cos a का मान कितना होता है? sin 90 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री एक ही जगह रख देंगे। और sin 90 डिग्री का मान होता है 1 और cos 90 डिग्री का मान होता है 0। 1 - 0 होता है 0, ये 1 - 0 1। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा? तो 2 cos स्क्वायर 60 यानी कि 60 डिग्री cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। 1/2 का स्क्वायर मतलब कि 1/4 हो जाएगा। 1/4 मतलब कि 2 दूना 4, 1/2 हो जाएगा। 1/2 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 45 डिग्री गुना अनुपात 10 60 डिग्री का कितना होगा? तो 10 45 डिग्री होता है 1, और अनुपात है 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री का मान होता है √3। तो 1 अनुपात √3, 1 अनुपात √3 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77वें नंबर का यदि 2 sin a बराबर 2 है तो a का मान कितना होगा? तो 2 sin a बराबर कितना है बच्चों? 2 है। तो हमको पूछ रहा है कि a का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए करेंगे sin a बराबर यहाँ पर इस पार हमें 2 है और इस 2 को इस पार भेज देंगे, इस पार भेज देंगे बच्चों, तो 2 बटे में हो जाएगा। 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। sin a का मान 1 कब होता है? तो sin a का मान जो है 90 डिग्री के बराबर होगा, तब उसका वैल्यू 1 होगा। तो हमारा a का जो वैल्यू होगा, a का वैल्यू वो 90 डिग्री कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई और उसकी जो भूमि पर छाया है उसकी लंबाई का अनुपात क्या है? समान है बच्चों, लंबाई जो है समान है। यानी एक मीनार है, इसकी जो मान लीजिए अगर लंबाई ऊंचाई जो है 1 मीटर है तो इसकी छाया भी कितना है? 1 मीटर है, 1 मीटर है। और तब हमको पूछ रहा है कि इसका उन्नयन कोण कितना होगा? तो हमारा ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यानी कि दोनों की समान है लंबाई। तो हम लोग जानते हैं बच्चों tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। तो थीटा हमको निकालने के लिए बोला, तो tan थीटा बराबर होता है p/b। ये हो गया p, ये हो गया b, थीटा के सामने ये हो गया थीटा
के सामने, तो P बटे बी है 1/1 1, तो 10 कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 45 डिग्री। 45 डिग्री कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है बच्चों। एक छड़ की लंबाई जो है वो है मान लीजिए 1, और इसकी जो छाया है बच्चों वो है √3। तो इस प्रकार से हम लोग अनुपात निकालेंगे, तो टेन थीटा बराबर कितना होगा 1/√3। 1/√3 तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि 10 30 डिग्री मान होता है 1/√3। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया जो है उसकी लंबाई के 3 गुना है, √3 गुना है। तो मान लीजिए अगर खंभा का छाया अगर 1 है, तो इसका जो छाया ये खंभा का जो ऊंचाई 1 मीटर है, तो इसका छाया जो होगा √3 गुना 1, तो √3 हो जाएगा। हमको थीटा का वैल्यू निकालने बोला है। तो जल्दी से इस प्रकार का एक मैं 3 से 4 प्रश्न बता दिया। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगला प्रश्न है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n का मान कितना होगा। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या लेकर के देख लीजिए। एक बार ले लेते हैं, मैंने ले लिया 2, तो 2 का देखिएगा बच्चों, तो 2 का √2 ही निकल जाएगा, जो आपका एक अपरिमेय संख्या है। अगर मैंने ले लिया रूट के अंदर 9, तो रूट के अंदर 9 लिया, तो 9 क्या होता है बच्चों, बाहर निकल जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो हमको एक जगह मिला अपरिमेय संख्या, एक जगह मिल गया परिमेय संख्या, यानी कि जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो हमको पता ये चला कि कभी ये प्राकृतिक संख्या हो सकती है, कभी अपरिमेय संख्या हो सकती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि f(x) बराबर हो 2x² + 6x - 6, तो इसका मुख्य रूप से जो शून्य होगा ए और बी, इसका कितना क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका शून्य निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा, ये निकाल करके हम लोग को पता चल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं बच्चों शून्यंकों का योग। सबसे पहले हम लोग इस प्रकार का प्रश्न में क्या करेंगे, ए बी और सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी का मान कितना होगा 6 हो जाएगा, और सी का मान कितना होगा -6। यहाँ पर आप लोग निकालेंगे दिए हुए बहुपद से। अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यंकों का सबसे पहले क्या कर देंगे, शून्यंकों का सबसे पहले योगफल निकाल लेंगे, उसके बाद शून्यंकों का गुणनफल कर लेंगे, और जो आएगा पता चल जाएगा उससे। तो शून्यंकों का जो योगफल होगा बच्चों ए प्लस बी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -b की जगह -6/a की जगह 2 है, तो 2 कितना हो जाएगा, तो 2 तिया 6, तो हमारा हो जाएगा -3। इसी प्रकार से अल्फा गुना बीटा जो होगा वो c/a। सी का मान कितना है बच्चों -6, और बटे में कितना होगा 2, तो 2 तिया 6, हमारा कितना हो जाएगा -3 दोनों जगह बराबर आ गया। मतलब हमको पता ये चला कि जो शून्यंकों का जो योगफल होगा वो होगा शून्यंकों के गुणनफल के बराबर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। यानी कि वृत्त का परिधि है 2πr और उसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों, उसका क्षेत्रफल है πr²। दोनों समान है तो बराबर दे दिए बीच में, पाई कैंसिल हो गया, आर एक कैंसिल हो गया, तो हमारा इस पर कितना बचा आर, तो उस पर एक आर बचा, और इस पर कितना बचा 2 बचा, तो हमारा त्रिज्या का जो मान हो गया वो हो गया 2। तो हमको त्रिज्या की वैल्यू होगा 2 इकाई। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरल रेखा x बराबर 2 और y बराबर -2 कैसा होगा। तो x बराबर 2 यानी कि कौन सा +2 किस में आएगा बच्चों, +2 यहाँ पर आ जाएगा, +2 और -2 किस में आ जाएगा, -2 यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, ये आपका रेखा एक हो जाएगा और एक रेखा ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर एक दूसरे के क्या है बच्चों, लंबवत है, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो हमारा एक दूसरे के लंबवत हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न है, जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, इस प्रकार का प्रश्न मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोला था, जल्दी से बताइए। पीछे मैंने बताया था कि इसका आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि 3 सिक्कों को, 3 जो सही सिक्का है और उसको उछाला जाता है, तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी। 2 हेड कम से कम कैसे आएगा आप लोग को बताना। जैसे मान लीजिए तीनों सिक्का में हेड आ जाए, तीनों सिक्का में हेड आ जाए, 2 सिक्का में हेड आए, एक सिक्का में टेल आ जाए, बीच वाले पहले वाले सिक्का में टेल आ जाए और बाकी बाद के सिक्के में हेड आ जाए। इस प्रकार से आप लोग करके निकाल के जल्दी से बताइए क्या होगा उसका ऑप्शन, ठीक है। 9 और 39 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था इस प्रकार का एक प्रश्न 100% आपको लिख करके ले लो, आएगा तो आएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न सॉल्यूशन करने के लिए मैंने आपको छोटा सा ट्रिक बताया था। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा सबसे पहले उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देना। तो 9 को कितना भागों में तोड़ेंगे, तो 3 × 9, 3 × 3 हो जाएगा 39 का कितना हो जाएगा 13 × 3, 13 × 39। अब इसका नहीं टूटेगा, तो कॉमन कौन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 हमारा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, हमारा 3। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल के बताइए, तो 9 और 39 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। अगला प्रश्न है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। तो 64 का निकाल लेते हैं। 64 का 2 × 32, 32 का हो जाएगा 2, 2 16, 16 का फिर 2 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि 2 हो गया, फिर उसका 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी कि हमारा 2 का जो ये कितना होगा बच्चों, तो हमारा आ रहा है 6 बार। तो x का जो 2 का जो घातांक होगा वो होगा 6, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। समांतर शरीर का सार्वधातुक कितना होता है, यानी कि जो समांतर शरीर का जो सार्वधातुक होता है डी, इसका वैल्यू कैसा हो सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि धनात्मक हो सकता है, इसका वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, और इसका वैल्यू हमारा 0 भी हो सकता है। तो हमारा इनमें से सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 21/24 का दशमलव प्रसार मुख्य रूप से कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। 21/24, तो 21/24 आप लोग काफ़ी सिंपल है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कट जाएगा, 3 7 21, 3 8 24, 7/8, 7/8 को भाग दे करके देखिए, तो यहाँ पर हमारा कैसे भाग देंगे बच्चों, तो 60/8, 7/8 करेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 70। तो 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 8 64, तो 8 8 64 होगा, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 6 बच जाएगा। तो 6 नहीं चलेगा तो फिर 0 हो जाएगा।
8 पंचे 40, 8 7 56, 8 7 56 यहाँ पर हो जाएगा कितना 4, 4 पर 0 आ जाएगा तो 8 पंचे 40, यानी कि 3 अंक के बाद हमारा समाप्त हो जाएगा। शेषफल का मान 0 आ जाएगा तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 23 और लघुत्तम समावर्तक 1449 है तो उनमें से एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला सुपरहिट क्रांति। सुपरहिट क्रांति के लिए मैंने बताया था पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक। तो हमको पहली संख्या मान लीजिए हमको दिया हुआ है दोनों संख्या, तो दूसरी संख्या हमको पूछ रहा है, तो पहली संख्या कितनी बच्चों, पहली संख्या दिया हुआ है हमको 23, कितना से 23, और जो है मुख्य रूप से दूसरी संख्या मान लेते हैं बी, और हमको दिया हुआ है इसका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम जो है आपका कितना है 1449, और हाईएस्ट यानी कि जो इसका एचसीएफ है महत्तम समावर्तक एक संख्या बच्चों यहाँ पर सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पर एक संख्या यानी कि जो एक संख्या है वो है 161, तो दूसरी संख्या निकालना है हमको बी का मैन। आज इस प्रकार से हमको इसका जो है महत्तम समावर्तक दिया है एचसीएफ 23 और इसका जो एलसीएम दिया हुआ है 1449। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, काट देंगे। काटेंगे कैसे, तो 23 साते 161, 23 साते कितना होता है 161, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा 1449/7 हो जाएगा। काट दीजिए इसको आसानी से, 7 दूना 14 और जीरो नहीं चलेगा तो जीरो आ जाएगा, 7 7 49 तो 207 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो ये आपको सिर्फ बहकाने के लिए दिया है, बाकी यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 के बराबर, तो हमारा सीधा ऑप्शन यहाँ पर निकल जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु का निर्देशन कितना होता है। मूल बिंदु का निर्देशन होता है बच्चों 0 0, तो हमारा लास्ट सी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात कितना है बच्चों, R1 अनुपात R2 है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो त्रिज्या जो होता है छोटा होता है और क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा होता है, तो जब क्षेत्रफल निकालना पड़ता है तो स्क्वायर कर देते हो, तो R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि किसी त्रिभुज के कोण की समद्विबाहु जो रेखा है उसके माध्यिका है तो वो त्रिभुज कैसा होगा। यानी कि ये आपका एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का एक कोण का जो है समद्विभाजक यानी कि बराबर भागों में बांट रहा है, और ये कैसा है बच्चों, मुख्य रूप से इस प्रकार से माध्यिका है। तो हमको पूछ रहा है कि मुख्य रूप से ये जो त्रिभुज होगा किस प्रकार का त्रिभुज होगा। अगर मान लीजिए ये भुजा अलग हो गया, ये भी भुजा अलग हो गया और ये भी भुजा आपका अलग हो गया, यानी कि तीनों तीन प्रकार की भुजा हो गई, तीनों की भुजा की लंबाई बराबर नहीं होगी, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त पर स्पर्श करें तो समांतर चतुर्भुज कैसा होगा। यानी कि एक आपका मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है और उस समांतर चतुर्भुज के सारी भुजाएं क्या है, एक वृत्त को स्पर्श करती है, तो अगर वृत्त को स्पर्श करती है तो वो हो जाता है वर्ग, हमारा स्क्वायर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो मान लीजिए आपका वृत्त है और ये आपका वृत्त है, हमको पूछ रहा है कि बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन यहाँ पर, तो ये आपका कॉमन आ गया, एक कॉमन इस प्रकार से आ सकता है, एक कॉमन इस प्रकार से आता है, यानी कि टोटल हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो बी से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण समान है तो दोनों क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो हमको पूछ रहा है यहाँ पर दोनों के कोण समान है, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है हमको दिया हुआ है 16:25, और हमको पूछ रहा है कि हाइट यानी कि ऊंचाई का अनुपात, तो क्षेत्रफल बड़ा होता है हाइट छोटा होता है, तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न आएगा तो छोटा को निकालना है, छोटा को निकालने के लिए रूट चला देते, तो रूट चलाते तो 16 का कितना होगा 4 हो जाएगा, 25 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4:5 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या सबसे पहले जान लेते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, उसके बाद हम लोग 6, 4 के बाद 6 के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा 8, इस प्रकार से आता है, तो हमारा समभाज्य संख्या 4 हो जाएगा, तो 4 हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। यानी कि दो परिमेय संख्या है उसके बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं। एक द्विघात बहुपद के मुख्य रूप से 2 शून्य होते हैं, मैंने ऊपर में बताया था आपको। लास्ट और अंतिम प्रश्न है बच्चों, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, काफी हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के जीवन, आप लोगों का भविष्य बनाने के लिए, इसलिए आप लोगों का हक बनता है, आप लोगों का फर्ज बनता है कि क्या करें, आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी सब्जेक्ट आपकी तैयारी नहीं हुई है, प्रैक्टिस नहीं की है, जल्दी से चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को देखिए। संस्कृत का भी मिल जाएगा, उर्दू का भी मिल जाएगा, हर तरह का जो है साइंस, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट का पढ़ा हुआ ऑब्जेक्टिव, जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर लीजिए। प्रायिकता का जो उच्चतम वैल्यू होता है कितना होता है, प्रायिकता का जो उच्चतम मान होता है वो होता है 1 के बराबर, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सेशन आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा बच्चों, और सारे प्रश्न आपसे आसानी से बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का एग्जाम जो कल 14 तारीख को एग्जाम है इसी प्रकार से जाने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।